ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है 80s। ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ है कि हम गिवन जो भी वोल्टेज है उसको स्टेप डाउन या स्टेप अप दोनों कर सकते हैं। इसका रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट 1:2 के रेशियो में रहता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन हम यहाँ पे इसकी सीरियल नंबर प्लेट पे देख सकते हैं। इस ऑटो ट्रांसफार्मर को हम ट्रांसफार्मर सीटीज़ और पीटीज़ की टेस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर में अगर हमको टर्न्स रेशियो टेस्ट करना है या सीटी में रेशियो टेस्ट करना है या पीटी में रेशियो टेस्ट करना है तो वो सारे टेस्ट हम इस ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से कर सकते हैं। हम लोग पूरा सर्किट कंप्लीट होने में प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट भी ट्रांसफार्मर की मदद से कर सकते हैं और एग्जैक्टली जो पूरा सर्किट है उसको सिमुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी ये ट्रांसफार्मर का जो इनपुट है वो 415 वोल्ट्स पे है और जो आउटपुट इसका वेरी हो सकता है वो 0 से लेकर 470 वोल्ट्स तक हो सकता है लाइन वोल्टेज। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा हम समझेंगे। ये 3 वाइंडिंग्स है इसके अंदर RYB, क्योंकि ये 3 फेज़ ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसका मैक्सिमम करंट जो है वो 15 एम्पियर्स है। 15 एम्पियर्स के लिए इसकी वाइंडिंग डिज़ाइन है और ये एक एयर कूल ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर ऑयल फील्ड नहीं है। तो अगर मेरे को इनपुट कनेक्ट करना है अपना तो A1 A2 A3 इन टर्मिनल्स पे मैं करूँगा या फिर मैं करूँगा B1 B2 B3 पे इनपुट, और न्यूट्रल जो है मेरा ब्लैक वायर वो यहाँ पर आ जाएगा। R फेज़ रहेगा A1 पे, Y फेज़ रहेगा A2 पे और B फेज़ रहेगा A3 पे और न्यूट्रल मेरा ब्लैक वायर N पे। अब इसमें 2 वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे को कितना वोल्टेज चाहिए। तो अगर मुझे मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के बराबर चाहिए या उससे कम चाहिए, तो मतलब मेरा इनपुट अगर 415 वोल्ट है जो कि हमारा नॉर्मल घर का सप्लाई 230 वोल्ट AC फेज़ वोल्टेज को, तो आउटपुट हमारा जो मिलेगा वो 0 से 415 मिलेगा। इसको रियलाइज़ करने के लिए हम लोग इनपुट कनेक्ट करेंगे A1 A2 A3 पे और आउटपुट जो हम उठाएंगे वो उठाएंगे E1 E2 और E3 पे। सिमिलरली अगर मेरे को मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, इनपुट मेरा रहेगा 415 वोल्ट और आउटपुट अगर मेरे को ज़रूरत है 0 से लेकर 470 वोल्टेज तक, तब मैं अपना इनपुट तो कनेक्ट करूँगा अभी B1 B2 B3 पे, B1 B2 और B3 पे, और आउटपुट जो मैं कलेक्ट करूँगा वो है E1 E2 और E3 पे। आपको डायग्राम में A1 और B1 शॉर्ट दिख रहे होंगे, बट एग्जैक्टली A1 B1 में क्या डिफरेंस आ रहा है कि एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी का। तो B1 से C1 जो वाइंडिंग है उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी काम करेगी और ऑटोमेटिकली आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। इसको हम ओपन करेंगे और इंटरनल कनेक्शंस इसके देखेंगे। तो ये हमारा नेम प्लेट है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कनेक्शंस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मेरे को आउटपुट वोल्टेज लेसर देन इनपुट वोल्टेज चाहिए तो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन मुझे फॉलो करना है। मेरा इनपुट कनेक्ट होगा A1 A2 A3 पे, तो ये R फेज़ मेरा A1 पे, Y फेज़ A2 पे और B फेज़ A3 पे कनेक्ट होगा। और जो मेरा आउटपुट मुझे लेना है वो लेना है मुझे E1 E2 E3 से। तो ये मेरा E1 है, ये E2 है और ये E3 टर्मिनल है। तो RYB मेरा इस फैशन में कनेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर मुझे चाहिए कि मेरा आउटपुट वोल्टेज जो है मुझे इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा चाहिए अगर किसी पर्पज़ के लिए, जैसे कि अगर मैं CT का रेशियो टेस्ट कर रहा हूँ या मैं CT का मैग्नेटाइजेशन कर्व टेस्ट कर रहा हूँ और मुझे आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा देना पड़ रहा है सर्किट के अंदर, तब मैं क्या करूँगा, इनपुट जो कनेक्ट करूँगा B1 B2 B3 पे करूँगा। तो ये हमारा B1 है, ये B2 है और ये B3 है। और जो मेरा आउटपुट मैं कलेक्ट करूँगा वो तब मैं कलेक्ट करूँगा E1 E2 E3 से। तो आउटपुट का टर्मिनल मेरा अभी भी सेम रहेगा। हमें हमेशा इंश्योर करना है कि हमारा जो करंट है वो 15 एम्पेयर से एक्सीड ना करे। उसके लिए हम लोग एक 10 एम्पेयर का MCB यूज़ करेंगे सर्किट में।